हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका 4 चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कराया था। आज लेक्चर सेकंड है और सेकंड लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। ठीक है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, इनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और उसके बाद परमाणु त्रिज्या की, फिर आयनिक त्रिज्या की, है ना। जो इंपोर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको हम पहले पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी संक्रमण तत्वों के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बच्चों। सबसे पहले अपनी नोटबुक पर आप हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य अवलक्षण। ठीक है ना, तो लगाइए डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, इनके संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है NS0 से 2 और N-1D 1 to 14 बच्चों। ठीक है, इसको लिखेंगे इनके संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 और N-1D 1 to 10। देखिए बच्चों, कुछ एलिमेंट्स में एस में जीरो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में जीरो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं या NS0 to 2 और N-1D 1 to 10 होता है। ठीक है, इनके संयोजी कोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 से 2, N-1D 1 to 10 या फिर NS0 से 2 तक होता है बच्चों। ठीक है, और D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सीरीज में बटा हुआ है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी में बच्चों। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आपको 3D श्रेणी के तत्वों का। और 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। 4D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं इनके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार 5D और 6D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं इनके बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है बच्चों। ठीक है ना, तो लिखते हैं 3D श्रेणी। सबसे पहले 3D श्रेणी, 3D श्रेणी उठाएंगे। ठीक है, और 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों। देखिए, स्कैंडियम से शुरुआत होती है,
स्कूटी, वैन, कार में को ना कॉपर, जिंक। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हैं आपके 3D श्रेणी के। इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, तो हमें बच्चों इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें। ठीक है ना, आप पूरा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और यहाँ फाइनली हम संयोजी कोष का भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम आपको एक एलिमेंट्स का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताते हैं, फिर उसको हम संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है, अब स्कैंडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, 4s2 3d1। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम कि देखो चौथे आवर्त में आते हैं 3D श्रेणी के तत्व। कौन से आवर्त में आते हैं? चौथे आवर्त में आते हैं, इसलिए लास्ट 4s2 तक टूटा है, 4s2 3d1, या फिर हम 3d1 4s2 भी लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं और इसको यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें यदि पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना है तो हम सिर्फ और सिर्फ संयोजी कोष का कैसे लिख सकते हैं? इतना, ये लास्ट वाला है, ये संयोजी कोष बोला जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक के हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 18। देखो 3p6 तक कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 18 परमाणु क्रमांक वाला कौन सा अक्रिय गैस आता है? आर्गन। कौन सा होता है? आर्गन। तो जो अक्रिय गैस आता है उस परमाणु क्रमांक से पहले उसको लिख देंगे और संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। तो हम या करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AR लिखेंगे कोष्टक में आर्गन। अब आर्गन अगर हमने कोष्टक में लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि जो 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो यहां तक आ गया। अब इसके बाद 18 के बाद वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा, ये वाला 4s2 3d1, इसको हम यहां लिख देंगे 4s2 3d1। ठीक है ना, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ऐसे करके कि AR लिखा हमने और 3D को पहले लिख दें 3d1 और 4s2। ठीक है, 3d1 4s2, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन D कोष में भरता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम टाइटेनियम का करेंगे। तो 22 है, 22 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आ गई हमारी? 18, आर्गन। ठीक है ना, तो आर्गन हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AR। उसके बाद इसके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। देखिए ये कितना? 3d1 4s2, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 22 में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा? एक, तो एक इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा? D में, और बाकी 4s में तो दो रहने ही है। तो यहां पे हम कितना लिख सकते हैं? 3d2 और 4s2, 3d2 4s2। ठीक है, इसके बाद वेनेडियम का लिखेंगे तो कितना कर देंगे? ये AR, उसके बाद 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3, 4s2। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम का लिखेंगे तो AR और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बच्चों? 4, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए? 2। अब होगा क्या यहाँ पे? देखिए कोई भी कक्षक तब ज्यादा स्थायी होता है जब वो या तो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो बच्चों। ठीक है, कितना? या तो वो आधा भरा हुआ हो या फिर पूरा भरा हुआ हो। ठीक है ना, अपूर्ण कक्षक ज्यादा स्थायी नहीं होता है। यहां पे देखो अगर D में हम 4 लिख देते हैं, समझने वाली बात है बच्चों, D में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1 2 3 और 2 5। S में कितना कक्षक होता है? 1, S में होता है 1 कक्षक। ठीक है,
तो यहां अगर हम 2 भर दें, 4s में 2 भर दें, यहां पे कितने आएंगे? 4, 1 2 3 4। देखिए हमने अभी क्या बताया आपको, कोई भी कक्षक कब ज्यादा स्थायी होता है? जब वो या तो आधा भरा हुआ हो या फिर पूरा भरा हुआ हो। तो अभी ये डी ना तो आधा भरा हुआ है और ना पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये क्या है? कम स्थायी है। यदि हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर शिफ्ट कर दें तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि डी कोष आधा भर जाएगा। और जब आधा भर जाएगा तो ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा इसकी तुलना में। ये अपूर्ण है, तो अपूर्ण कक्षक की तुलना में ये फिर अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ये क्रोमियम जो है ना एक्सेप्शन बन जाता है, अपवाद बन जाता है क्रोमियम, ठीक है ना। यानी कि जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो 4s में तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, और यहाँ 4 और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला कितने हो जाते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं डी में? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा यहां पे मैग्नीज में ये Ar लिखेंगे, और उसके बाद 3D में तो 5 जाएंगे, और 4s में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे बच्चों। ऐसे ही Fe में Ar और फिर 3D 6 और 4s 2, ठीक है। कोबाल्ट में ये आर्गन है, इसके बाद 3D 7 और 4s 2, डी में बढ़ता जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही निकिल में Ar और 3D 8 4s 2। कॉपर में क्या होगा बच्चों? कॉपर में 3D, अब यहां अगर 9 हो जाएगा और यहाँ 4s 2 है, तो 9 अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो पूरा भर जाएगा। भाई यहां अगर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दें तो ये तो ना आधा होगा ना पूरा होगा, तो इसलिए इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से फायदा नहीं है। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9, और 9 में अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो डी कक्षक पूरा भर जाएगा, यानी 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी बच्चों आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है। कॉपर, कॉपर भी क्या है? अपवाद है। तो 3D 10 और 4s 1 होता है। कितना होता है? 4s 1। और जिंक का बच्चों Ar और 3D 10 और 4s 2 होता है, ठीक है, 4s 2 होता है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद 4D और 5D श्रेणी के लिए हम ट्रिक बताएंगे उसके द्वारा, क्योंकि 4D श्रेणी में जो है सबसे अधिक अपवाद हैं बच्चों, इसलिए आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में समस्या होगी। तो हमने आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बना के रखी है, उसके लिए आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे और बड़े आराम से आप 4D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद 4D श्रेणी के तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाते हैं आपको। तो अब बात करेंगे बच्चों 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग लगा लेंगे 4D श्रेणी, ठीक है। तो 4D श्रेणी में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमने आपको एक ट्रिक के द्वारा याद कराए थे। कौन कौन से आते हैं? यारे, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, अगर कोई, ये एलिमेंट्स है बच्चों जो 4D श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और इनका जो 39 परमाणु क्रमांक से शुरू होता है, 39, फिर 40, 41, 42, 43,
ये 44 है, 45 है, 46, 47 और ये 48 है। ठीक है, अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 39 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है हमारी, 36 नंबर पर आती है बच्चों क्रिप्टोन। क्या आती है, 36 नंबर पर क्रिप्टोन गैस आती है अक्रिय। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, अक्रिय गैस लिख लेंगे क्रिप्टोन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 36 तक तो तोड़ दिया, क्योंकि क्रिप्टोन लिख दिया तो इसका मतलब 36 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, 36 में 39 में 36 गए तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो उसके संयोजी कोष में आ जाएंगे, बाहर वाले कोष का। ये है 5वें आवर्त में आता है, ये एलिमेंट्स 4D श्रेणी के किसमें आते हैं, 5वें आवर्त में। तो 5वें आवर्त में जब आते हैं तो क्या है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, n-1d। n क्या होता है, आवर्तों की संख्या। n क्या होता है, आवर्तों की संख्या। तो n-1d, 1 to 10, तो n मतलब 5 - 1, तो कितना बचा बच्चों, 4d। कितना बचा, 4d बचा। इसके बाद मतलब क्या आएगा, 4d। फिर होता है ns, 1 से 2 या 0 to 2। ठीक है ना, तो ns का मतलब आवर्तों की संख्या, n कितना, 5वें आवर्त में, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5s। कितना आएगा बच्चों, 5s। अब हमें क्या करना है कि s में कब इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, क्योंकि 4D श्रेणी में सबसे ज्यादा अपवाद है बच्चों। ठीक है ना, 4D श्रेणी में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, तो इसीलिए हमें इसको ट्रिक के द्वारा बड़े आसानी से तो इसके लिए ट्रिक लिख लेंगे बच्चों। ट्रिक, एक कोड नंबर दे रहे हैं हम आपको, उसे याद रखना है, 22-11-211-012, 22-11-211-012। तो बच्चों ये ट्रिक जो हमने लिखी है वो एस ब्लॉक यानी कि एस उपकोष, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है। ये जो कोड हमने आपको दिया है ये संख्या है एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की बच्चों। ठीक है ना, इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे और एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो पहला थर्ड ग्रुप का है, तो इसलिए यहां पे 4D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5s में कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2। अब ऐसे ही जब हम लिखेंगे Zr का तो Kr, फिर उसके बाद 4D में 2 इलेक्ट्रॉन और 5s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। ठीक है, इसके बाद Nv का लिखेंगे तो Kr 4D, अब कितना आ गया यहाँ पे 1, तो 5s में 1 आना है बच्चों। क्या आना है, 5s में 1। तो यहाँ पे तो 3 आते ही, लेकिन एक 5s का और यहां आ जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 और 5s 1। ठीक है ना, ये वाला 1 आ गया। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्सेप्शन, अपवाद है। तो अपवाद पर हम स्टार का चिन्ह लगा देते हैं, ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, इसी प्रकार जब इसका लिखेंगे MO का तो ये Kr और 4D, अब यहां 4 आना चाहिए था लेकिन यहां कितना आएगा, 5 और 5s 1, क्योंकि 1 1 है दोनों बार, तो 1 1 आ गया हमारा। इसके बाद फिर आएगा 2s में, तो यहां पर Kr और 4D, यहां पे कितना आना है, 2 आना है, ये तो यहां तो 5 ही रहेगा और 5s 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 1 1 आ गया, तो देखो एक्सेप्शन आपका ये भी है MO, ये भी क्या है, एक अपवाद है। अब इसके बाद RU का KR और फिर आ गया यहाँ पे 1, तो 4D में 6 होना चाहिए था, तो 4D में कितना हो जाएगा, 7 और 5s में कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद 1 है, तो यहाँ पे KR और 4D यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 और 5s 1। इसके बाद फिर 0 है बच्चों, 5, फिर 5s में कितना आएगा, अब 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, KR 4D। अब यहां जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 और 5s 0।
फिर 1 आएगा, तो KR 4D, यहां 9 होना चाहिए था, अब यहां कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बच्चों 10, और 5S 1। फिर फाइनली KR और 4D 10 5S 2। तो इस कोड के द्वारा हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो एक्सेप्शन है उस पर स्टार बना देते हैं। देखो ये तो एक्सेप्शन है नहीं आपका, ये वाला एक्सेप्शन है, ठीक है, और ये वाला भी एक्सेप्शन है, उसके बाद ये वाला भी एक्सेप्शन है पैलेडियम, उसके बाद ये वाला भी एक्सेप्शन है, ठीक है। इतने आपके 4D श्रेणी में अपवाद हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे। 5D श्रेणी के तत्वों का, तो यहां पे 5D श्रेणी, 5D श्रेणी लिखेंगे। कौन कौन से आते हैं बच्चों 5D में? ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर इधर, पिटाई और होगी। तो यहाँ पे लेंथेनम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। कितना होता है बच्चों? 57। लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को निकाल दिया गया है जो एफ ब्लॉक में चले गए, ठीक है ना। तो 57 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 71। यानी कि HF का परमाणु क्रमांक 72 से शुरू होता है, इसका 72, फिर 73, 74, और ये 75, और ये 76, और ये 77, 78, 79, 80, ठीक है। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं बच्चों। हमें ये देखना है 57 से पहले अक्रिय गैस कौन सी है बच्चों? 54, जीनोन। 54 परमाणु क्रमांक वाली कौन सी गैस है? जीनोन, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक आपको कोड दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी हम आपको एक कोड दे रहे हैं जो आपको याद रखना है। देखो आपको शुरुआत में कुछ नहीं करना है, शुरुआत में तो ऐसे ही चलना है सीधा। उसके बाद लास्ट में 112 लगाना है। लास्ट में कितना लगाना है? 112। और 112 तो बच्चों सबको याद होगा, ठीक है ना। लास्ट में फॉलो करना है हमें 112 को। अब 57 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे XE जीनोन, ठीक है। 54 हो गए, अब बचे 3। तो यहां बच्चों कितना आएगा? 5D, क्योंकि छठे उससे है ये, ठीक है ना, छठे आवर्त से। तो यहां आ जाएगा 5D 1 और 6S2। कितना? 5D 1 6S2। इसके बाद जैसे ही हम यहां पे आए तो 14 तत्वों को निकाल करके F ब्लॉक में डाल दिया गया है ना। तो 14। अब इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन F कोष में भी जाएंगे, 4F में। किस में जाएंगे? 4F में। तो यहां हम लिखेंगे, देखो XE जीनोन, फिर 4F14। इस 4F से तो कोई छेड़खानी करना नहीं है बच्चों, यहां तो 14 भरते जाने, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाने, बाकी लास्ट में चेंजेशन होगा वो भी S कक्षक में, ठीक है ना। तो यहां पे 4F14 और 5D 2 आएगा। अब उसके बाद 6S2, ठीक है। इसी प्रकार फिर XE 4F14 5D 3 और 6S2, फिर XE 4F14 5D 4 और 6S2, XE 4F14 5D 5 6S2, फिर XE 4F14 5D 6 6S2,
अभी यहाँ Xe 4F14 और 5D 7 और 6S2 कितने रह गए? 1 2 3 और 1 2 3 लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स पर ही फॉलो करना है हमें। तो यहां पे क्या करेंगे हम? Xe 4F14। अब देखो यहां पे S में कितना आएगा? 1। S में कितना आएगा? 1। तो 1 इधर बढ़ जाएगा, यहां 8 आने चाहिए थे 5D में। 5D में कितना आना चाहिए था? 7 के बाद 8, लेकिन कितने हो जाएंगे? 9। तो 5D 9 और 6S 1। 6S कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद Xe 4F14 और 5D यहां पे आना चाहिए था कितना? 8 9, लेकिन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 और 6S 1। इसके बाद फाइनली तो लिख सकते हैं Xe 4F14 5D 10 और 6S 2। तो इस प्रकार से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। अभी एक सीरीज और बची आपकी 6D सीरीज, है ना, तो उसका भी आपको हम बता देते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कौन कौन सा हुआ? लास्ट वाले 2, इसमें केवल 2 अपवाद हैं, ठीक है ना। इसमें कितने अपवाद हैं बच्चों? ये 2 अपवाद हैं। बाकी 4D श्रेणी में आपने देखा कि बहुत सारे अपवाद है, और 5D श्रेणी में कितना है? 2 अपवाद है। इसी प्रकार जो 6D श्रेणी है उसमें ओनली 1 एक्सेप्शन है, केवल एक अपवाद है। तो पहले आप इन्हें नोट करें, उसके बाद आपको हम बताते हैं 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है बच्चों आपकी 6D श्रेणी। 6D श्रेणी में जो एलिमेंट्स आते हैं इनको आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में रखा गया है। कौन से आवर्त में? 7वें आवर्त में रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को निकाल करके एफ ब्लॉक में पहुंचा दिया गया है। और उन 14 तत्वों के बाद 89 में 14 जोड़ेंगे तो 103, तो फिर 104 से यहाँ पे शुरू होता है बच्चों, और कहां तक? 112 तक, ठीक है। अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? देखिए इनका जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जब 7वां आवर्त है तो 6D हो गया, क्योंकि n-1D होता है, और NS मतलब 7S, ठीक है ना। 89 के निकटतम अक्रिय गैस कौन सी है बच्चों? रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86 होता है, ठीक है। तो यहां पे हम रेडॉन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? रेडॉन Rn। उसके बाद 6D1, क्योंकि पहले एलिमेंट्स में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके बाद 7S2, ठीक है। इसके बाद RF की अगर बात करें तो रेडॉन, फिर 5F में जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। किस में जाते हैं? 5F में। तो 5F में तो 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही। इसमें बच्चों एक्सेप्शन बहुत कम है, यानी कि एक है। अपवाद कौन सा है? एक है, ये वाला। तो इसके लिए अगर ट्रिक तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या? शुरुआत में कुछ नहीं करना है, लास्ट में 12 लगाना है। लास्ट में कितना लगाना है? 12, यानी एक ही एलिमेंट्स पर लागू होगी बस। बाकी तो सब में 7S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 7S2, सॉरी ये कितना हो गया? 6D2 और 7S2, ठीक है। 5F14 6D2 और 7S2। ऐसे ही डब नियम में कितना आ जाएगा? Rn और 5F14 6D3 7S2। इसके बाद फिर इसका करेंगे Rn 5F14 6D4 7S2। BH के लिए Rn 5F14 6D5 7S2। फिर Rn
5f14 6d 6 7s2। ऐसे ही इसका Rn 5f14 6d7 7s2। Rn और 5f14 6d8 7s2। अब यहां ये है बच्चों एक्सेप्शन, तो Rn 5f14 6d, यहां 9 आना चाहिए बच्चों, लेकिन 9 ना आके क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 1 है ना, कितना है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा उसका, तो 6d10 7s1। इसके बाद 112 कॉपेनिशियम का बच्चों रेडॉन, उसके बाद 5f14 और 6d10 और 7s2। ठीक है, ये बच्चों हमने आपको डी ब्लॉक की सभी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। ऐसे आप बहुत ही आसानी से प्रत्येक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को समझने में कोई समस्या होती है तो वो एक बार वीडियो को दोबारा से देखे, जिससे कि बहुत आसानी से समझ में आ सके सारी चीजें। और इसके बाद हम आपको इसका जो सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडियाई, यानी कि परमाणुीय त्रिज्याएं। ठीक है, तो अब पहले आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें, उसके बाद परमाणुीय त्रिज्या के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो अब बात करेंगे बच्चों परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या के बारे में हेडिंग लगाएंगे बच्चों परमाणुीय त्रिज्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई परमाणुीय त्रिज्याएं या एटॉमिक रेडियस ही बोल सकते हैं बच्चों। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या, पहली बात आपको परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन तो कक्षा 11th में ही पता होगी, है ना। कक्षा 11th में आपको पढ़ाई गई थी परमाणु त्रिज्या की। क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, अब हमें बात करनी है प्रॉपरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्वों से तो कम होती है और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी होती है बच्चों, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, अक्रिय गैसों को छोड़ करके, क्योंकि अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या किसी भी आवर्त में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उनकी वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नोबल गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़ करके बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की परमाणु त्रिज्या पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में बड़ी होती है और एस ब्लॉक से छोटी होती हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है और डी ब्लॉक की छोटी होती है। ठीक है, और डी ब्लॉक की बड़ी किससे होती है, पी ब्लॉक से। किससे, पी ब्लॉक से, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में होती है। एस ब्लॉक के तत्वों से तो छोटी होती है और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ी होती है। यहां पे लिख देंगे बच्चों इन पीरियड, इन पीरियड, पीरियड मीन्स होता है बच्चों आवर्त, पीरियड मीन्स क्या होता है, आवर्त।
यानी किसी भी आवर्त में, ठीक है ना। अब कोष्टक में लिख लेना यहां पे, अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर, ठीक है। तो अक्रिय गैसों को छोड़कर इन पीरियड एस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी और डी ब्लॉक की उससे कम और पी ब्लॉक से ज्यादा होती है। जब हम किसी भी श्रेणी में बच्चों बाएं से दाएं जाते हैं, किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है भाई। ये नाभिक है, ये नाभिक है, ये कोष है। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस नाभिक का अट्रैक्शन इस पर होगा, है ना। क्या होगा? नाभिक का अट्रैक्शन। अब जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती नहीं है। किसी परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, परंतु कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर बच्चों। इसीलिए जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। और जब बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन ये क्रम बच्चों वर्ग 3 से वर्ग 7 तक ही चलता है। वर्ग 3 से वर्ग 7 तक ये क्रम चलता है। और जैसे ही वर्ग 7 से वर्ग 10 तक हम आते हैं, तो यहां परमाणु त्रिज्याएं लगभग लगभग क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अब बराबर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक होता है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट या पर्दा प्रभाव, ठीक है ना। इन दोनों का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जब परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बराबर हो जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या लगभग लगभग क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, समान हो जाती है। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने पहले ही। तो ये जैसे जैसे ये संयोजी कोष है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इस अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगे बच्चों, है ना। तो इस नाभिक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है संयोजी कोष पर, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंदर वाले कोषों पर ये अट्रैक्शन ज्यादा लगने लगेगा। अब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ईच, है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बहुत कम आ पाएगा। और जब बहुत कम आ पाएगा, तो फिर क्या होगा? यहां से प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो फिर परमाणु त्रिज्या क्या होने लगती? बढ़ने लगती है। तो इसीलिए वर्ग 10 से 12 तक, वर्ग 10 से 12 तक परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है बच्चों। 3 कंडीशंस है। वर्ग 3 से 7 तक परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। वर्ग 7 से वर्ग 10 तक परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है? लगभग बराबर हो जाता है। और वर्ग 10 से वर्ग 12 तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है और परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा हो जाता है। अब परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा हो क्यों जाता है? क्योंकि अंदर वाले कोष में ही तो भराते हैं भाई। ये है हमारा स्कैंडियम मान लिया, तो बाहरी कोष यहाँ 3D यहाँ है और 4s यहाँ है। तो अब 3D में ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, डी कोष में ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 4s में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं। तो डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा बाहर वाले कोष पर वो हो जाएगा कम, और यहाँ शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। और जो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 से 12 तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है, ठीक है ना। और फिर डाउन द ग्रुप बात करेंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। ये फाइनली हमने बताया आपको किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर। अभी डाउन द ग्रुप और बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जितना हमने बताया आपको, इसको लिखते हैं स्टेटमेंट के रूप में, और उसके बाद डाउन द ग्रुप बात करेंगे। हाँ तो बच्चों अब लिखेंगे, किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर वर्ग 3 से
वर्ग 7 तक परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, परंतु वर्ग 7 से 10 तक परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव का मान लगभग बराबर हो जाता है, और इसके बाद वर्ग 12 तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम और परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों वर्ग 3 से वर्ग 7 तक परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है, और वर्ग 7 से वर्ग 10 तक लगभग समान रहती है, और वर्ग 12 तक क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम और परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें जैसे 3D सीरीज ले लें, क्या ले लें, 3D सीरीज ले लें। 3D सीरीज में क्या आता है, स्कूटी, वैन, कार में फेको ना कॉपर जिंक। ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज है। अब इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, ये जो है 3D1
और 4s2 इसका जाता है स्कैंडियम का, और टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, और क्रोमियम का 3d5 4s1, मैग्नीज का 3d5 4s2, Fe का 3d6 4s2, और कोबाल्ट का है बच्चों 3d7 4s2, निकिल का है 3d8 4s2, कॉपर का है 3d10 4s1, और इसका है 3d10 4s2। देखिए वर्ग 3 से शुरुआत होती है और वर्ग 3 से लेके वर्ग 7 तक, यहां तक 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां तक परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है बच्चों। क्या होती है? लगातार घटती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है ना, कोई भी जोड़ा नहीं बनता है डी ऑर्बिटल में। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 है, अधिकतम है। तो यहां तक तो प्रभावी नाभ के आवेश बच्चों हावी रहता है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर, और जब यहां तक प्रभावी नाभ के आवेश हावी रहता है तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है, वर्ग 7 तक। अब उसके बाद बात करें फैकोनी, यहां पे, ठीक है ना, तो वर्ग 7 से वर्ग 10 तक, निकिल तक, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? लगभग बच्चों समान होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? लगभग समान होती है, क्योंकि यहां देखो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगी। तो जब अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाएगा और प्रभावी नाभ की आवेश का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ग 7 तक यहाँ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जोड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा कि यहां तक परमाणु त्रिज्या लगभग क्या रहती है बच्चों? बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश और परिरक्षण प्रभाव का मान भी लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और फाइनली 11 और 12, वर्ग संख्या 11 और 12 में परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ डी ऑर्बिटल में फुल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसलिए परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभ की आवेश से अधिक हो जाता है, इसलिए ये लास्ट में आके परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो ये था बच्चों किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर हम देख सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम कि अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर देखें, तब कैसे कंपैरिजन करके बता पाएंगे कि किसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी। तो पहले आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि डाउन द ग्रुप परमाणु त्रिज्या को हम कैसे बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। तो बच्चों अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ग्रुप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। डाउन द ग्रुप का मतलब होता है बच्चों किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, और एलिमेंट्स को लिख लेंगे तो फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे 3D सीरीज, 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फिर यहां लिखेंगे हम 4D श्रेणी के, ठीक है ना, और फिर यहां लिखेंगे हम 5D श्रेणी के।
ठीक है। और पीरियड लिखेंगे यहां पर, पीरियड ये होगा आपका चौथा, और ये होगा आपका पांचवा, और ये होगा आपका छठा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? स्कूटी, वैन, कार, में, फे, को, ना, कॉपर, जिंक। और इसमें आते हैं बच्चों यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े अगर कोई। और इसमें ला हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, ये एलिमेंट्स है बच्चों। अब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये है वर्ग संख्या आपकी 3 बच्चों, फिर 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये है 12। ये वर्ग संख्या है बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है बच्चों। लेकिन होता क्या है कि यहाँ स्कैंडियम से बड़ी परमाणु त्रिज्या यट्रियम की होगी, और यट्रियम से बड़ी परमाणु त्रिज्या लैंथेनम की होगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम तीसरे वर्ग को छोड़ते हैं, फोर्थ ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, तब 3D श्रेणी के तत्वों से 4D श्रेणी के तत्वों की तो परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है ना। टाइटेनियम से बड़ी जिरकोनियम की, वेनेडियम से बड़ी नायोबियम की, है ना। ऐसे ही यानी 3D श्रेणी के तत्वों से 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, परंतु चौथे वर्ग से 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, दोनों श्रेणियों के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं आपस में लगभग क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं बच्चों। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है बच्चों। क्या होता है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, तो इतना परमाणु त्रिज्या बढ़ नहीं पाती है ज्यादा। ठीक है ना। तो इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या आपस में क्या हो जाती है? लगभग बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर हम तीसरे वर्ग में बात करें तब तो इससे ज्यादा इसकी होगी और इससे ज्यादा इसकी होगी। लेकिन चौथे वर्ग से बात करें तो 3D से 4D वाले की तो बड़ी होगी, लेकिन 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? लगभग बराबर हो जाती है। क्योंकि 5D श्रेणी में HF से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और 4f का क्या होता है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन की घटना हमें देखने मिलती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्कैंडियम से बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? यट्रियम की, और यट्रियम से परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी लैंथेनम की। ठीक है ना। जिसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है उसकी तरफ 2 लड्डू और छोटे की तरफ 1 लड्डू। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब स्कैंडियम से बड़ी है यट्रियम की, और यट्रियम से बड़ी है लैंथेनम की। लेकिन चौथे वर्ग से इनकी परमाणु त्रिज्या आपस में लगभग क्या हो जाती है बच्चों? बराबर हो जाती है। ऐसे ही सभी लगभग लगभग क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर कि किसी वर्ग में 3D श्रेणी के तत्वों से 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं।
ठीक है ना। अब बड़ी क्यों होती है, क्योंकि हम यहां पे लिख देंगे क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है बच्चों। ठीक है, कोषों की किसी वर्ग में 3D श्रेणी के तत्वों से 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है ना। यहां से लिखेंगे परंतु वर्ग 3 को छोड़कर 4D श्रेणी व 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। ठीक है ना। किसको छोड़कर, वर्ग 3 को छोड़कर। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम चौथे वर्ग से। किससे, चौथे वर्ग से। ठीक है ना। कौन से वर्ग से बच्चों, चौथे वर्ग से। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसका कारण क्या है, भाई ऐसा कारण क्यों है। ठीक है ना। यहां पे लिख देंगे कारण। तो कारण क्या है, 5D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f प्रवेश करता है जिसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि एटॉमिक रेडियस की हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। 3D श्रेणी यहां पे हम लिख सकते हैं फाइनली कि बच्चों देखिए, यानी साइज जो होता है, साइज इंक्रीज होता है कब, 3D से बड़ा होता है 4D श्रेणी के तत्वों का, और इनसे बड़ा होता है 5D श्रेणी के तत्वों का इन थर्ड ग्रुप। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम फाइनली अगर बात कर लें चौथे ग्रुप से, चौथे वर्ग से, तो 3D से बड़ा होता है 4D श्रेणी के तत्वों का आकार, और 4D और 5D का क्या होता है, आपस में बराबर होता है फ्रॉम फोर्थ ग्रुप। ठीक है ना। तो ये फाइनली निष्कर्ष निकल के आया बच्चों। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, और एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणु त्रिज्या के बारे में हम कैसे बता सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, और अगली क्लासों में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं इनकी, उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।